हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो, या फिर यूं कहें कि लगभग 1 घंटे का महा एपिसोड। जी हाँ, 1 घंटे से भी ज्यादा का आज का हमारा ये स्पेशल सेशन क्लास 9th का आपका इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर का, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि आज के इस 1 घंटे के सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर के बारे में, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। और पता है बच्चों, ये वीडियो चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट के जो बच्चे हैं जिनका 5 तारीख को फाइनल एग्जाम है इंग्लिश का, चाहे आप इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं जिनका 6 मार्च को आपका पेपर है, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पता है इस सेशन में यानी कि इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे। पहले देखो, पेपर के अंदर 3 सेक्शन है आपके। सेक्शन ए आपका रीडिंग का है, ठीक है, 20 मार्क्स का। सेक्शन बी आपका राइटिंग का है, ग्रामर का है 20 मार्क्स का। और सेक्शन सी जो है ना, लिटरेचर का है 40 मार्क्स का। तो ये जो वीडियो है ना बच्चों, ये हमारे इसी पेपर के पार्ट 2 की है। और पता है ये जो लिटरेचर वाला है 40 मार्क्स का, इसमें क्या रहेगा, सिंपल सा, इस सेक्शन सी के अंदर यानी कि इस पार्ट 2 के अंदर हम लिटरेचर वाला आपसे अपना सेक्शन पूरा करेंगे। और इस वीडियो में आपकी विहाइव और मोमेंट्स, ये जो किताब है ना, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चंस निकल कर आते हैं बच्चों, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जहां से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, जो डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम की प्रिपरेशन में, वही क्वेश्चन इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि लिटरेचर वाले सेक्शन की, या फिर यूं कहें कि इस पार्ट 2 के वीडियो के अंदर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोनों ही बुक के बहुत अच्छे से होने वाले हैं बच्चों। ठीक है, इससे पहले हमने आपको रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर का करवा दिया था। ये पार्ट 2 का सेशन रहने वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगती है वीडियो देखने के बाद में, तो बच्चों लाइक जरूर कर देना। ठीक है, इस वीडियो पे हम लाइक का एम रखते हैं 1K लाइक का, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए बच्चों, 1K यानी कि 1000, तो लाइक करिएगा। शेयर करना इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में। और ये रही मेरे इंस्टाग्राम की आईडी, आप चाहो तो फॉलो कर लेना। बाकी ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि जैसे हम अभी आपको 9वीं पढ़ा रहे हैं ना, ऐसे ही हम आपको 10वीं क्लास पढ़ाएंगे, फिर आपको 11वीं क्लास भी पढ़ाएंगे, 12वीं भी हम ही पढ़ाएंगे आपको अच्छे से। डोंट वरी, ये 3-4 साल हम साथ रहने वाले हैं। ठीक है, और देखो अभी तो ये हिंदी इंग्लिश का ना हमारा सबसे पहला पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद कम से कम 8 से लेकर के 9 सैंपल पेपर। क्या बात कर रहे हो सर, 8 से 9 सैंपल पेपर और डिस्कस करेंगे। और जितने भी सैंपल पेपर होंगे उनकी वीडियोस के लिंक आई बटन में एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो कोई वीडियो मिस हो जाए या कोई देख ना पाओ, कोई लाइव सेशन मिस हो जाए, यहां से देख लेना। ठीक है, तो रेडी हो बच्चों आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेशन को स्टार्ट करने के लिए? रेडी हो बच्चों, तो चलो शुरुआत करते हैं आज के पेपर 1 के पार्ट 2 की वीडियो को। तो चलिए शुरू करेंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों, यहां पे आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो का हमारा सबसे पहला सेक्शन और इस पेपर का सबसे आखिरी। ठीक है, सेक्शन नंबर सी वो यहां से स्टार्ट हो जाता है। अब सेक्शन सी कैसा सेक्शन है बच्चों? लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेस्ट, यानी कि एक आपकी वो किताब जिसमें चैप्टर और पोएम दोनों हैं, एक वो किताब जिसमें केवल चैप्टर है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, ये जो 40 नंबर का हमारा सेक्शन है, ठीक है, इसके हर एक क्वेश्चन को आपको मैं एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को पढ़ के समझाऊंगा। ठीक है, ताकि हर एक 9वीं का बच्चा बहुत अच्छे से इसे समझ सके। बस आपको क्या करना है, मैं जैसे आपको पढ़ाऊंगा और आपसे जो मैं कुछ पूछूंगा तो आपको उसका जवाब देना है। ठीक है, भले या मन ही मन जवाब दें कोई बात नहीं, लेकिन आंसर जरूर करें। ठीक है, पहले थोड़ा ओवरव्यू ले लीजिए। देखो, छठा क्वेश्चन कैसा होगा कि आपको ना 2 एब्स्ट्रैक्ट दिए जाएंगे, जिसमें से आपको किसी एक को करना होगा। ठीक है, ए या बी में से किसी एक को। ये 5 नंबर का है। जैसे कि ये ए जो है ये लिया गया है आपके चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर का। एग्जाम में ना चैप्टर का नाम लिखा हुआ मिलेगा, चिंता मत करो। ठीक है, इससे संबंधित पेपर में तो आपसे पूछे जाएगा या तो एक एमसीक्यू या तो 2 एमसीक्यू, बस इतने एमसीक्यू होंगे। बाकी आपके एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर इसमें एक 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, 1 नंबर का 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एमसीक्यू 1 या 2 होंगे। ठीक है, लेकिन पता है मैंने क्या कर रखा है, मैंने आपको हर एक में 4 एमसीक्यू दे रखे हैं। तो पता है क्या होगा, इससे आपको 2-3 एमसीक्यू एक्स्ट्रा समझने को मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा प्रिपरेशन, एक्स्ट्रा तैयारी हो जाएगी आपकी इससे। ठीक है,
तो बस वही चीज है ना, आप मेरे साथ बने रहो अच्छे से, बस तैयारी करवाने की मेरी गारंटी है, बस आप मेरे साथ इसको अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। अब जैसे सेकंड है, ये बी वाला दे रखा है द लास्ट लीफ से, सेकंड वाली बुक से, तो आपको इनमें से कोई एक करना है, ठीक है। चलो आपको मैं सारा समझाऊंगा अच्छे तरीके से, बस आप मेरे साथ पढ़ते चलें इसको। तो छठा क्या कहता है बच्चों कि अटेम्प्ट एनीवन ए एंड बी 5 मार्क्स। तो चलिए जो ए हमें दे रखा है पहले हम इसे पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, मेरे साथ पढ़ना एक एक लाइन को, एक एक शब्द को। देखो, आई फील्ड देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। मुझे तब इस दुनिया में और इस ब्रह्मांड के निर्माता की उपस्थिति का एहसास हुआ। गॉड वॉज देयर, भगवान वहां थे। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट। मान लीजिए मैंने कुछ कहा और उन्हें पसंद ही नहीं आया। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड। मैं अपनी कल्पना में अपने छोटे से हृदय के बाहर चमकीले अक्षरों में हे ईश्वर ये शब्द लिखने का मैंने प्रयास किया, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या हुआ, देयर वॉज अ सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। मेरे बाएं हाथ में थोड़ा बहुत दर्द हो रहा था। इट वॉज एज इफ अ थिक लीडन रोड, नो, अ रोड मेड ऑफ मोल्टन फायर वॉज स्लोली बिल्ट बट पावरफुली क्रूजिंग माई आर्म। यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई मोटी शीशे की छड़ नहीं बल्कि पिघली हुई आग से बनी छड़ धीरे धीरे करके लेकिन बहुत पावरफुल तरीके से मेरे हाथ को कुचल रही हो, ठीक है। द आर्म यानी कि हाथ वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ। वो मेरी सारी ताकत खत्म कर रहा था। व्हाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था। आओ बच्चों क्वेश्चन को अब ध्यान से समझो, ठीक है। एमसीक्यू का सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, आपको अगर आंसर पता है तो। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द डॉक्टर फील्ड पेन इन हिज आर्म बिकॉज, यानी कि जो डॉक्टर थे उन्हें उनके हाथ में दर्द का एहसास क्यों हुआ। क्या रीजन था कि उनके हाथ में दर्द हो रहा था। तो बच्चों क्या रीजन था, द स्नेक कोइल्ड अराउंड हिज आर्म। जो सांप था उसकी बाहों पे लिपटा हुआ था, ठीक है। द स्नेक एंड द कोइल्ड आर्म, इस तरीके से ये वाला हो जाएगा कि जो वो था ना सांप वो उनके हाथ में लिपटा हुआ था इसीलिए। सेकंड क्वेश्चन, द लीडन रॉड हेयर मीन्स। तो जो लीडन रॉड है बच्चों अभी हमने पढ़ा ना इसके अंदर, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये रही लीडन रॉड। इसका यहाँ पे क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब है वो जो सांप था ना उनके हाथों में लिपट गया था वो बताया गया। तो सांप का क्या नाम था बच्चों, अ ब्लैक कोबरा। सांप का क्या नाम था, अ ब्लैक कोबरा, ठीक है, ए वाला। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट द वर्ड थिन यूज्ड इन द अबव पैसेज। देखो बच्चों क्या करना है हमें इसमें जो है ना, जो थिन शब्द है, थिन शब्द इनका मतलब होता है बच्चों पतला, इसका उल्टा निकालना है। इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब है पतला, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मोटा। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट निकालना है ना तो मोटा हो जाएगा। मोटा किसे के बोलते हैं, थिक को बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि हाउ वाज द डॉक्टर्स लाइफ सेव्ड। तो डॉक्टर की जो लाइफ थी बच्चों वो कैसे बची, या फिर डॉक्टर ने अपनी जान कैसे बचाई। तो कैसे बचाई बच्चों, या फिर किसने बचाई, बिकॉज ऑफ द मिरर, उस शीशे की वजह से उसकी जान बच पाई थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे डी वाला। ओके प्यारे बच्चों, चलो आगे डिस्कस करते हैं। अब हमारे यहाँ पे 1 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन है। ये वाला 1 नंबर का है, ये वाला 2 नंबर का है, ठीक है। तो क्या कहा गया है बच्चों, देखो व्हाट वर द थॉट्स ऑफ द डॉक्टर व्हेन द स्नेक कॉइल्ड अराउंड हिज आर्म। यानी कि जब सांप ना डॉक्टर के हाथ में लिपट गया तो उसके मन में क्या क्या विचार आ रहे थे उस डॉक्टर के मन में जब सांप उसके हाथ में लिपटा था। व्हेन द स्नेक कॉइल्ड अराउंड हिज कॉइल्ड हिज लेफ्ट आर्म, जब सांप ने उसके बाएं हाथ पे कुंडली मार ली। ही कीप्ड सिटिंग देयर होल्डिंग हिज ब्रेथ, यानी कि वो सांस रोक कर वहीं बैठ गया। ही बिकम मोटिलनेस एंड वाज अफेयर्ड ऑफ द स्नेक,
यानी कि वो निश्चय ही डर गया उस सांप से, बहुत ज़्यादा डरने लगा। सिंपल सी बात है, हम सांप को देख लेते हैं ना तो भी डर जाते, उसके तो हाथ में चिपट गया था। ठीक है, अगला छठवां क्वेश्चन, व्हाट टू इंपॉर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजंस डिड द डॉक्टर टेक व्हाइल ही वाज लुकिंग इन द मिरर। डॉक्टर जब मिरर में देख रहा था, दर्पण में देख रहा था, तो उसने कौन से इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण अर्थ शेकिंग यानी कि पृथ्वी को हिलाने वाले, भूमि को हिलाने वाले निर्णय लिए। दो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए थे उसने, तो वो कौन से थे दो इंपॉर्टेंट डिसीजंस? तो इसमें फर्स्ट वन वाज दैट ही वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मोश एंड, यानी कि उसने सबसे पहला डिसीजन क्या लिया कि वो डेली अपनी दाढ़ी बनाएगा और अपने पतली मूछें रखेगा। वाज दैट ही वुड वियर एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस। सेकंड क्या था बच्चों? सेकंड ये था कि वो अपने चेहरे पे एक आकर्षक मुस्कान रखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला था। ओके बच्चों, तो मैंने आपको पहला पॉइंट आपको समझा दिया है। तो इससे पता है क्या हुआ अब आपका? एक तो कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यू आपको समझ में आ गए एंड द सेकंड मिरर के कुछ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए, है ना। अब इसी का हम अथवा वाला देखते हैं बच्चों, और अथवा वाला लिया गया है द लास्ट लीफ से। तो हम जो छठे का अपना दूसरा पार्ट डिस्कस करने वाले थे उसको देखते हैं, और ये किससे लिया गया बच्चों? द लास्ट लीफ से। तो आइए बच्चों देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वन डे द डॉक्टर टुक सुई असाइड एंड आस्क्ड हर इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी। यानी कि एक दिन डॉक्टर ने सू को एक तरफ ले जाकर पूछा, क्या जॉन्सी को कोई चिंता है? नो रिप्लाइड सुई। ठीक है, नहीं, सू ने जवाब दिया। बट वाई डू यू आस्क? सुई ने बोला, लेकिन डॉक्टर साहब आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? द डॉक्टर शेड, डॉक्टर ने कहा, जॉन्सी इट सीम्स हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल। ऐसा लगता है कि जॉन्सी ने मन बना लिया है कि वो ठीक नहीं हो पाएगी। इफ शी डज नॉट वांट टू लाइव मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर। जब वो नहीं जीना चाहती है तो दवाइयाँ उसकी कोई मदद नहीं कर पाएंगी। सुई ने बोला, सुई ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। सुई ने जॉन्सी को अपने आसपास की चीज़ों में दिलचस्पी लेने के लिए प्रेरित करने की पूरी कोशिश की। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ एंड फैशंस। ठीक है, वो जॉन्सी से क्लोथ्स के बारे में, फैशन के बारे में बातें करती है, बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। जॉन्सी कोई जवाब नहीं देती है। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। ठीक है, जॉन्सी जो थी वो चुपचाप अपने बेड पे लेट रही। शू ब्राउड हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सी रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। जो श्री है वो उसके ड्राइंग रूम से वो लेके आती है ड्राइंग बोर्ड और पेंटिंग करनी शुरू कर देती है। टू टेक जॉन्सी माइंड ऑफ हर इलनेस शी विश्ड वाइल वर्किंग। यानी कि जॉन्सी का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए और बीमारी से हटाने के लिए उसने पेंटिंग करते समय सीटी बजाई, है ना। तो यहाँ पे तीन लोग आपस में बात कर रहे हैं। कौन कौन? वैसे मेनली जो बातें हो रही हैं वो किस किस के बीच में हो रही हैं? डॉक्टर के बीच में और सुई के बीच में हो रही है। जॉन्सी जो है वो तो बस चुपचाप लेटी है, वो तो बोल ही नहीं रही है ना। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों कि हु इज द डॉक्टर टॉकिंग टू? क्या आंसर है? डॉक्टर जो है ना वो किससे बात कर रहा है? ठीक है, तो डॉक्टर किससे बात कर रहा है बच्चों? सुई से बात कर रहा है। ठीक है, डॉक्टर सू से बात कर रहा है। उसके बाद व्हाट वाज जॉन्सी डिजीज? जॉन्सी को क्या हुआ था बच्चों? जॉन्सी को निमोनिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद Why does the doctor say dash 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 medicine will not help her? ठीक है, डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा कि जब सुई वो जॉन्सी जो है वो जीना ही नहीं चाहती है तो दवाइयाँ भी कुछ नहीं कर सकती हैं। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि डॉक्टर को पता है शी मेड अप हर माइंड दैट शी विल नॉट गेट वेल। यानी कि जो डॉक्टर है ना वो ये कहता है कि अगर उसने अपना मन बना लिया है कि वो क्या नाम है जीना नहीं चाहती तो दवाइयाँ कुछ नहीं करेंगी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि डॉक्टर कहता है कि जॉन्सी ने ना अपने माइंड में ये बैठा लिया, मन बना लिया कि उसे ठीक ही नहीं होना है। अगर ठीक नहीं होना चाहती है तो मेडिसिन भी उसकी मदद बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि हु डज नॉट वांट टू लाइव? तो कौन जीना नहीं चाहता है? जीना नहीं चाहता है जॉन्सी। जॉन्सी जीना नहीं चाहती है।
इस तरीके से। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। ये अब देखो एक चीज को ध्यान से सुन लो, यहाँ पर जो है ना, एक सेकेंड एक बार देखो लॉन्ग क्वेश्चन कितने के आते हैं आपके। हाँ 2 नंबर के। देखो लॉन्ग क्वेश्चन 2 नंबर के हैं 3 के हैं? एक सेकेंड, हाँ 3 नंबर के हैं। ठीक है, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे ना बच्चों 3-3 नंबर के, वो भी यहां से बन सकते हैं। ठीक है, यहां से आपके 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बड़े ध्यान से देखना। और ये 1 नंबर में भी आ सकते हैं, 2 नंबर में भी आ सकते हैं, 3 में भी आ सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जो मैं आपको समझाता हूं ना, उसे एकदम बिल्कुल ढंग से समझा करो। ठीक है, तो 5वां क्या कहता है, डिस्क्राइब द थिंग्स सू डिड द मेक जॉन्सी इंटरेस्टेड। जॉन्सी की रुचि को जगाने के लिए सू ने क्या क्या किया, उसके बारे में आपको यहाँ पे वर्णन करना है। तो क्या किया था शू ने बच्चों, शू ट्राइड वेरियस वेज टू मेक जॉन्सी इंटरेस्टेड इन लाइफ अगेन। शूई ने जॉन्सी को फिर से जीवन में दिलचस्पी दिलाने के कई तरीके उसने आजमाए। ठीक है, अब वो तरीके क्या क्या थे, तो चलो उसको भी देख लेते एक बार अच्छे तरीके से। सी डिस्कस्ड क्लोथ एंड फैशन विद हर। उसने जॉन्सी के साथ में कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में डिस्कशन किया। ट्राइड टू इंगेज हर इन कन्वर्सेशन। उसने ये ट्राई किया कि वो उसकी बातों में आकर उनसे बातचीत करने लगे। एंड इवन इतना ही नहीं, सुई पेंटेड इन जॉन्सी रूम। सुई ने क्या किया, जो सुई थी उसने जो पेंटिंग थी ना, पेंटिंग रूम से, ड्राइंग रूम से उसका जो पेंटिंग बोर्ड था वो लेके आई, ड्राइंग बोर्ड लेके आई और उस पर पेंटिंग करना शुरू कर दिया और सीटी भी बजाई, जिससे कि जॉन्सी का ध्यान उसकी तरफ आ जाए, पेंटिंग की तरफ आ जाए, बीमारी से हटके। ठीक है, तो ये काम किए थे इसने। ओके, चलो 6ठा क्वेश्चन, वाई डिड शू बिकम वरिड व्हेन जॉन्सी फेल इल। जब जॉन्सी बीमार पड़ गई तो सू को चिंता क्यों हुई। तो शू बिकम वरिड व्हेन जॉन्सी फेल इल, तो क्यों हो गई थी बच्चों, बिकॉज सी वॉज कॉन्स्टेंटली लाइंग इन बेड गेजिंग आउट द विंडो विदाउट मूविंग। जॉन्सी की बीमार पड़ने से सुई को चिंता होने लगी। क्यों, क्योंकि वो लगातार बिस्तर पर लेटी रहती थी और बिना हिले डुले बस खिड़की के बाहर देखती रहती। जॉन्सी had pneumonia and seemed to be sinking into depression, and the doctor worried should that her medicines would be no use if she lacked the will to live। यानी कि क्या कहा गया है कि जॉन्सी को निमोनिया था। ठीक है, वो हमेशा चिंता में डूबी रहती थी। किसमें, सिंकिंग इनटू डिप्रेशन, चिंता में डूबी रहती थी। इसीलिए डॉक्टर बहुत ज़्यादा चिंतित थे। उन्होंने सुई को बोला कि देखो सुई बेटा, अगर जॉन्सी ने ये मन बना लिया कि उसे जीवित नहीं रहना है, उसे जीना ही नहीं है, ठीक है, तो मेडिसिन भी उसकी कोई यूजेबल नहीं होगी, कोई भी मेडिसिन उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, वाई वाज जॉन्सी कंडीशन वॉरिज्म अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर। डॉक्टर के अनुसार जॉन्सी की हालत बहुत ही चिंताजनक क्यों थी, क्या रीजन थे बच्चों। तो देखो, जॉन्सी कंडीशन was worrisome to the doctor because she showed no sign of improvement despite receiving proper treatment। जॉन्सी की हालत डॉक्टर के लिए चिंताजनक थी। क्यों, क्योंकि उसे जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था उसके बावजूद भी जॉन्सी में कोई भी इंप्रूव नहीं दिख रहा था, इंप्रूवमेंट नहीं थी। हर इलनेस was not just physical, her negative mindset and lack of will to live made it harder for any medicine to work। ठीक है, वो ना सिर्फ शारीरिक तौर पे बीमार थी बल्कि वो मानसिक तौर पे भी बीमार थी। नकारात्मक शक्ति थी उसके अंदर, शक्ति, वो नकारात्मक शक्ति नहीं, नकारात्मक मानसिकता थी दरअसल उसकी। ठीक है, जो कि उसके अंदर जीने की इच्छा को आने ही नहीं देती थी। तो मेडिसिन भी कहाँ से काम करती है। ठीक है ना, तो देखो बच्चों, एक चीज मैं फिर से आपको बता दूं, जो आपका एग्जाम होगा, ठीक है, एग्जाम होगा, उसमें 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। तो पता है क्वेश्चन कैसे डिवाइड होंगे, क्वेश्चन आपके इस तरीके से डिवाइड होंगे। हो सकता है तो 2 MCQ पूछे जाएं और 1 नंबर के 1 क्वेश्चन हो और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन हो, या फिर हो सकता है तो 1 MCQ हो, 1 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन हो और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन हो। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने आपको 4 क्वेश्चन समझा दिए और आपको 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन समझा दिए। तो इससे क्या लगता है आपको
कि दो कहाँ, तीन समझाए ना, हाँ इसमें तीन समझाए, किसी में दो किसी में तीन, तो इससे आपकी बहुत ही अच्छी और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, तो बच्चों मैं अपनी तरफ से 100 नहीं बल्कि 110% यहाँ पे देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रहे बच्चों। बस आप मेरे साथ पढ़ते रहो, जब तक ये वीडियो बनती है, जब तक मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ते रहो बस मेरे साथ। ठीक है, चलो अगला डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 जो है ये पोयम का रहेगा। ठीक है, जैसे कि एक पोयम है आपकी ऑन किलिंग अ ट्री। ठीक है, ऑन किलिंग अ ट्री ये आपकी एक पोयम है, और दूसरी है द लेक ऑफ इंसफ्री, इससे लिया गया है। ओके, तो चलो भाई एक एक करके सबको पढ़ते हैं, क्या कहा गया सारी चीजों के बारे में। देखो क्या लिखा हुआ है, 5 नंबर का रहेगा। पहले लाइन को पढ़ेंगे, लाइन का मतलब क्या है वो समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चों, इट टेक मच टाइम टू किल अ ट्री, एक पेड़ को मारने में बहुत समय लगता है। नॉट अ सिंपल जॉब ऑफ द नाइफ, यहाँ पे ये इस तरीके से लिखा है, नॉट ए, ठीक है ये अलग अलग है, नॉट ए सिंपल जॉब ऑफ द नाइफ, चाकू का एक साधारण वार नहीं। ठीक है, विल डू इट, जो इसे कर सके। इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, ईयर्स ऑफ सनलाइट एयर एंड वाटर, यानी कि एक पेड़ को पूरा बड़ा होने में वर्षों तक सूर्य का प्रकाश, हवा और पानी लेना पड़ता है। ठीक है, तो ऑन किलिंग अ ट्री ये चीज यहाँ पे कही गई है। तो चलो एक एक करके इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट। तो आपकी ये जो कविता है ऑन किलिंग अ ट्री, इसका जो पोएट है बच्चों, ठीक है, पोएट का क्या नाम है, कवि का क्या नाम है बच्चों, तो ये किसने लिखी है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे पूछता हूँ एमसीक्यू में। ठीक है, एमसीक्यू इन द सेंस आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने बच्चों को आंसर पता है कि ऑन अ किलिंग ट्री पोयम ये किस कवि ने लिखी है। ठीक है, इसका जो राइटर है वो कौन है, फटाफट से सारे बच्चे कमेंट करेंगे, मैं देखता हूं कितने बच्चों को इसका आंसर पता है। क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन सेकंड, द मैसेज ऑफ द पोयम इज दैट वी शुड, यानी कि कविता का संदेश क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमें सेव ट्रीज, हमें क्या करना चाहिए, हमें पेड़ों को बचाना चाहिए। ये है इस कविता का मेन संदेश, ये इसका मैसेज है इस पोयम का। एक उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज ए सडन रफ ब्लो, यानी कि देखो यहाँ पे एक शब्द है क्या, सडन रफ ब्लो, इसका मतलब होता है कि जब हम किसी पे अचानक से आघात करते हैं या फिर अचानक से किसी को चोट पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक वर्ड है आपके पोयम में, लाइन में, वो क्या है बच्चों, वो है जाब। जाब का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी पे प्रहार करना। ठीक है, किसी को मारना, काटना, ये जाब कहलाता है। प्रहार होता है बेसिकली किसी भी तरीके का प्रहार करना। ओके, चौथा, हु हेल्प्स द ट्री टू ग्रो, जब एक पेड़ बड़ा होता है तो उसको ग्रो होने में कौन कौन मदद करता है, अर्थ मदद करती है, ठीक है, सूरज से आने वाली किरण, ठीक है, एयर, बिल्कुल, यानी कि एक पेड़ को बड़ा करने में पृथ्वी, सूरज और वायु सभी का महत्व होता है। तो मतलब ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अब हम अपने अगले क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें से ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर में भी आ सकते हैं, 1 नंबर में भी आ सकते हैं, तो ध्यान से देखना, 2 में भी आ सकते हैं। देखो ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन 5 क्या कहता है बच्चों कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंचरिंग अर्थ एंड अर्थ केव, यानी कि पृथ्वी और पृथ्वी गुफा को स्थिर रखने का क्या मतलब है। इसका एंचरिंग अर्थ, पृथ्वी को स्थिर रखना, रेफर्स टू हाउ द ट्रीज रूट्स आर firmly fixed in the soil, drowning nutrients and providing stability for its growth। पृथ्वी को या फिर धरती को स्थिर रखने का अर्थ है कि पेड़ की जड़ें मिट्टी में किस तरह से अपनी मजबूती को जमाए रखती हैं, ठीक है, पोषक तत्व को खींचती हैं और इसके विकास में सहायता करती हैं। अर्थस्केप सिंबलाइज द डीप प्रोटेक्टिव स्पेस इन द ग्राउंड वेयर द रूट्स आर हिडन। ठीक है, अर्थकेप का मतलब क्या है बच्चों, अर्थकेप का मतलब हो गया जो पेड़ की जड़ें धरती के अंदर हैं, उन जड़ों को जो अर्थ होती है वो छुपा कर रखती है, इंश्योरिंग
द ट्री रिमेन्स स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स टॉल डिस्पाइट नेचुरल क्लाइमेट्स। जब भी कोई प्राकृतिक घटना हो या फिर किसी भी प्रकार की घटना हो तो पेड़ एकदम मजबूती से पृथ्वी की सतह पर खड़ा रहे। ठीक है, तो अर्थ का मतलब हो गया पेड़, और अर्थ केव का मतलब हो गया उसकी जड़ें। तो अर्थ जो है वो किस तरीके से पेड़ को उपजने देती है, अर्थ केव उसके जड़ों को कैसे संभाल के रखती है, ये बातें हैं। ठीक है, अगला, कैन अ सिंपल जब ऑफ द नाइफ किल अ ट्री, व्हाई नॉट। यानी कि देखो, क्या एक चाकू का साधारण वार एक पेड़ को काट सकता है, क्यों नहीं, इसके बारे में तो लिखेंगे नो। ये बात बिल्कुल सही है कि एक पेड़ मतलब एक चाकू का छोटा सा वार, जाब, उसको खत्म नहीं कर सकता। नो, अ सिंगल जब ऑफ द नाइफ कैन नॉट किल अ ट्री। एक चाकू का छोटा सा वार पेड़ को खत्म नहीं कर सकता, बिकॉज इट टेक्स ईयर्स टू ग्रो एंड इमर्ज फ्रॉम द अर्थ सरफेस। उस पेड़ को बड़ा होने में कई वर्षों का समय लगता है और धरती पे आने में। इट रूट्स रिमेन डीपली कर्ल्ड इनसाइड द अर्थ। उसकी जो जड़ें हैं वो डीपली अर्थ के अंदर जमी हुई हैं। ठीक है, अर्थ के अंदर जा चुकी है, जैसे अर्थ केव के बारे में भी पढ़ा था ना, वही। एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशंस फ्रॉम सनलाइट। ये पेड़ सूरज से अपनी रोशनी अपने जो न्यूट्रिशन है वो लेता है, एयर एंड वाटर से अपने न्यूट्रिशंस लेता है। सिंस द ट्री इज वेल ग्राउंडेड एंड nourished, a mere cut won't be enough to destroy and it will grow back to its full size। अगर एक पेड़ को थोड़ा बहुत काट भी दिया जाए उसकी टहनी को, तो वो वापस से उग जाती है। ठीक है ना, ये चीज है बच्चों। तो एक छोटा सा चाकू का प्रहार पेड़ को खत्म नहीं कर सकता। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको 4 MCQ और थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन भी समझा दिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो अगली है हमारी पोयम द लेक ऑफ इंसफ्री। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं, पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है, विल राइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट अ डे। उठेंगे अब चले जाएंगे हमेशा के लिए रात और दिन। आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। मैं झील के पानी के किनारे पर धीमी सी आवाज को टकराते हुए सुनता हूँ। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन पोमेंट्स ग्रे, आई हियर द डीप हार्ट स्कोर। जब मैं सड़क पर था या फिर फुटपाथ पे खड़ा था तो मैंने उस झील की आवाज को अपने हृदय के अंदर महसूस किया। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट विश टू डू इन स्प्री। इन स्प्री में कवि क्या करना चाहता है? तो कवि जो है उस झील के पास में क्या करना चाहता है? तो कवि जो है टू लाइव इन द लैप ऑफ नेचर। कवि वहां पर रहकर प्रकृति की गोद में बैठने का एहसास करना चाहता है। अवे फ्रॉम द हब ऑफ सिटी। वो शहर के इस हब यानी कि कोलाहल शोर से दूर रहना चाहता है। यानी कि बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। श्योर है? चलो सेकंड, व्हाट डज द पोएट हियर। कवि कहाँ मतलब कवि क्या सुनता है? कवि ने क्या सुना था बच्चों? द वाटर साउंड। क्या सुना था कवि ने? पानी का जो साउंड है वो सुना था। ठीक, आगे देखो बच्चों क्या कहा गया है, वेयर डज द पोएट वांट टू गो। पोएट कहाँ जाना चाहता था बच्चों? बहुत ही सिंपल सा आंसर है बच्चों, लेक स्ले ऑफ इंसफ्री। ठीक है, कहाँ जाना चाहता था पोएट बच्चों? इंसफ्री झील के पास। अब उसके बाद व्हाट डज द लास्ट स्टेंजा सजेस्ट अबाउट द पोएट। यानी कि ये जो हमारा स्टेंजा भी हमें दिया गया है ये हमें पोएट के बारे में क्या दिखाता है? ये हमें पोएट के बारे में उसका जो लव का नेचर है, लव ऑफ द नेचर, प्रकृति से उसका प्रेम प्यार, ये दर्शाता है ये वाला स्टेंजा। ठीक है, अब इसमें हम 2 क्वेश्चन को और डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से, अरे कहाँ चला गया? हाँ, इसके 2 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन 5 क्या कहता है, व्हाट डज द पोएट हियर in the deep heart score, what is his reaction to it। ठीक है, कवि ने अपने हृदय की गहराई में क्या सुना, क्या महसूस किया और उसके लिए उसने क्या प्रतिक्रिया दी। तो देखो, द पोएट हियर्स द सॉफ्ट म्यूजिक मेड बाय द जेंटल वेव ऑफ द लेक हिटिंग द शोर ऑफ
इंसफ्री। कवि इंसफ्री के तट पर जो झील है इसकी कोमल लहरों से जो टकराने से ना जो एक संगीत मधुर उत्पन्न होता है उसको उसने सुना। ठीक है, दिस शूटिंग साउंड रेजोनेट्स डीपली विद इन हिम, जो कि उसके हृदय तक को छू गई उसे, स्पार्किंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू विजिट द आइसलैंड, और इसी वजह से उसके अंदर एक डिजायर पैदा हुआ कि अब वो वहां पे जाएगा उस लेक के आइलैंड पे। ही लॉन्ग्स टू बी सराउंडेड बाय दिस ट्रंकल मेलोडी इन द पीसफुल सेटिंग ऑफ इंस्प्री। ठीक है, और इंस्प्री के शांतिपूर्ण वातावरण में इस शांत संगीत से घिरा रहना चाहता था। ये था उसका रिएक्शन। ठीक है, और क्या उसने फील किया वो ये था। सेकंड, व्हाट डज द पोएट ड्रीम ऑफ एंजॉयिंग इन द इवनिंग्स? कवि शाम को किस चीज का आनंद लेने का सपना देखता है? तो कैसी चीज का आनंद? इन द इवनिंग्स द पोएट ड्रीम्स ऑफ सीइंग द लिनेट्स फ्लटरिंग देयर विंग्स एज दे फ्लाई। वो क्या देखता है? वो जो लिनेट्स होते हैं उनको अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए देखना चाहता है, उन्हें उड़ते हुए देखना चाहता है। ही ऑल्सो इमेजिन enjoying the sound of crickets, ठीक है, crickets chirping in the calm surroundings, यानी कि वो झिंगुर नहीं होते हैं उनकी चहचहाहट का आनंद लेने की कल्पना करता है एक शांत वातावरण में। ठीक है, ऑन द isle of Innisfree he dreams of listening to the music of bees buzzing and the wave crashing softly against the shore। ठीक है, इंस्फ्री द्वीप पर मधुमक्खियों के भिनभिनाने, समुद्र तट से टकराती लहरें, इसके संगीत को सुनना चाहता है। तो वो 3 तरीके की चीज ड्रीम करता है। ठीक है, अलग अलग जगह पे 3 तरीके का ड्रीम करता है इवनिंग में देखने का। ओके, तो ये हो गया बच्चों आपके पोयम से संबंधित। तो एक बात सारे बच्चे मुझे बिल्कुल ही ईमानदारी से बताना, ठीक है, बिल्कुल ईमानदारी से। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 पिछले 15 से 20 मिनट के अंदर जो मैंने आपको समझाया, क्या आपको हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है अच्छे से समझ में आया? ठीक है, समझ में ही नहीं बल्कि अच्छे से आपको याद भी हो गया है? फटाफट से कमेंट में बताओ ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ भैया मेरी जो मेहनत है। पता है ये वीडियो मैं रात में अभी तकरीबन 2 बज रहे हैं, 2:03 हो चुके हैं। ठीक है, मान लीजिए 1:30 बजे के आसपास मैंने इसको बनाना शुरू किया था। ठीक है, 2:03 हो चुके हैं अभी। तो इतनी रात में जब मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ, तो क्या आप अपने फ्री टाइम में एग्जाम के लिए इसको ढंग से अच्छे से देख नहीं सकते हो? है ना? तो आपकी भी जिम्मेदारी है ना, जब मेरी जिम्मेदारी आपको वीडियो बना के देना, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस करवाना, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उसको अच्छे से पढ़ें, प्रैक्टिस करें और कमेंट करके हमारी मेहनत के बारे में जरूर से हमें बताएं कि आपको ये कैसी लगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है बच्चों, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ता है कि बच्चों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो हम और मेहनत और एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे इसके बारे में जरूर अपना कमेंट दें। चलो अब देखो बच्चों, एक चीज़ यहाँ पे और मैंने एक्स्ट्रा कर दी आपके लिए। ठीक है, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझ लो। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि आंसर एनी 4 आउट ऑफ द 5 क्वेश्चन इन 40 to 50 वर्ड्स, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है। तो याद रखो जो आपका एग्जाम होगा, ठीक है, एग्जाम उसमें क्या होगा, उसमें केवल आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, जिसमें से आपको केवल 4 के आंसर करने। लेकिन मैंने कितने लिए हैं? मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 2 क्वेश्चन आपको मैंने एक्स्ट्रा दे दिए। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन की आपकी तैयारी हो जाएगी। अभी एमसीक्यू भी एक्स्ट्रा समझाए, 2 नंबर के 3 नंबर के 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ। अभी आगे चल के 6 नंबर का जो क्वेश्चन होगा या फिर 5 का, उसमें भी एक्स्ट्रा समझाऊंगा। तो बच्चों बस मेरे साथ आप पढ़ते रहो, अच्छे से समझते जाओ, बाकी प्रिपरेशन अच्छे से अच्छी करवाने की मेरी गारंटी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? अ मिस्ट्री आई प्रपोज टू एक्सप्लेन। What is the mystery the speaker propose to explain? ठीक है, तो मैं एक रहस्यमयी व्याख्या करना चाहता हूं, तो कवि जो है वो किस प्रकार की व्याख्या को यहां पे बताता है। तो आइए देखते हैं अच्छे तरीके से। देखो बच्चों, लिखा हुआ है द मिस्ट्री रिवॉल्व्स अराउंड द स्पीकर। स्पीकर कौन है? स्पीकर जो है बच्चों वो है यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, गेरार्ड। ठीक है,
द मिस्ट्री रिवॉल्व्स अराउंड द स्पीकर्स ऑन क्रिमिनल पास्ट। रहस्य वक्ता अपने आपराधिक अतीत के इर्द गिर्द घूमता है उसका, ठीक है। रहस्य जो है किसके, मिस्ट्री किसके आसपास घूमती है, जो हमारा स्पीकर है उसके क्रिमिनल पास्ट के। ही क्रिएट्स अ स्टोरी दैट मिरर्स द इंट्रोड्यूस सिचुएशन, suggesting that he too is a criminal trying to escape from the law। ठीक है, वो एक ऐसी कहानी बनाता है जो एक किसी घुसपैठिया होता है ना, उसकी स्थिति को दर्शाता है और ये सुझाव देते हुए कि वह भी एक अपराधी है जो कानून से बचने की कोशिश कर रहा है। गेरार्ड cleverly fabricates a tale about being involved in murder and planning to flee, thus turning the situation around and confusing the intruder about his true identity। ठीक है, गेरार्ड ने क्या किया, बड़ी चतुराई से हत्या में शामिल होने और भागने की योजना बनाने के बारे में एक कहानी गढ़ दी। ठीक है, इस प्रकार उसने स्थिति को बदल दिया और घुसपैठियों को उसकी असली पहचान के बारे में भ्रमित कर दिया। ठीक है, तो ये है वो मिस्ट्री जो कि यहाँ पे बताई गई है। आ गया समझ? चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों। सेकंड है कि राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द थीम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोयम द रोड नॉट टेकन। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोयम है बच्चों, द रोड नॉट टेकन, इसका जो थीम है, आखिर इस पोयम में क्या बताया गया है, क्या इसका मैसेज है, वो हमें बताना है। तो आइए लिखेंगे। तो इस तरीके से लिखेंगे, इन दी पोयम द रोड नॉट टेकन। ठीक है, अब कैसे? रोड्स सिंबलाइज चॉइसेस एंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इस पोयम में ये जो दो रोड बताए गए हैं, ठीक है ना, दो सड़कें जो बताई गई हैं, ये किस चीज का प्रतीक है बच्चों? चॉइसेस का प्रतीक है। ठीक है, ये दो चॉइसेस हैं जो कि आपको डिसीजन मेकिंग के दौरान करनी होती हैं। द पोइट टॉक्स अबाउट द यूनिवर्सल प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग। पोइट ने द रोड नॉट टेकन कविता में बताया है कि किस तरीके से पूरी दुनिया के हर एक व्यक्ति के सामने ये समस्या जरूर आती है कि वो डिसीजन कैसे ले। द पोइट डेपिक्ट्स अ रियल लाइफ सिचुएशन where a person is faced with the dilemma of choosing the better path offered in day-to-day life। ठीक है, यहाँ पे जो कवि है वो वास्तविक जीवन की स्थिति को यहाँ पे दर्शाता है, जहां एक व्यक्ति दिन प्रतिदिन के जीवन में बेहतर मार्ग चुनने की दुविधा में पड़ा रहता है। ठीक है, उसके सामने दो रास्ते होते हैं। ठीक है, द फर्स्ट, एक सेकेंड मैं ना इसे अंडरलाइन कर दूं, द फर्स्ट पाथ एंड द सेकेंड पाथ। ओके, अब इसको देखो, द फर्स्ट पाथ इज द मोस्ट ट्रेवल्ड एंड हैज नथिंग न्यू टू एक्सप्लोर, while the other path is full of challenges and hardship that very dread to explore। ठीक है, पहला रास्ता तो वो है, ठीक है, पहला रास्ता तो वो है जिसपे बहुत सारे लोग चलते गए, और एक होता है ना भेड़ चाल जिसे कहते हैं, भेड़ चाल है ना, तो मोस्ट ऑफ द लोग उस रास्ते पे चले और उन्हें कुछ भी नया एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला। वहीं दूसरा रास्ता ये है जहां पे आपको बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी। जैसे आपने वो कहावत सुनी है ना कि जो काम 99.99% लोग करते हैं, अगर आप भी उसी काम को करते तो कभी सक्सेस नहीं होगी। आप वो काम करो जो 0.01% करते हैं, तो 100 के चांसेस 9, मतलब आपकी सक्सेस के चांसेस 99.99 बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, जो काम सब करते हैं आपको वो काम नहीं, उससे अलग हटके करना है, और उसी में आपको बहुत चैलेंजेस देखने को मिलेंगी, आपको बहुत कठिनाइयां देखने को मिलेंगी। ठीक है, द सेकेंड पैथ ऑफर्स mainly obstacles, but those who dare to explore it leave a mark and achieve the highest point of success in life। यानी कि जो दूसरा रास्ता है ना, जिसमें बहुत सारी चैलेंजेस आती हैं, बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं, वही रास्ता आपको दुनिया में आपके जाने के बाद भी एक मार्क छोड़ के जाएगा, आपको सक्सेस का एक हाईएस्ट पॉइंट दिलाएगा। ठीक है, बट नॉट एवरीवन चूज टू वॉक ऑन द थॉर्न पैथ, इंस्टेड टेक अ शॉर्टर रूट। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ पहले रास्ते पे चलते हैं जो भेड़ चाल वाला रास्ता होता है ना। तो ये एक मोटिवेशनल आप कह सकते हैं कविता रही है,
जिसमें कवि ने बहुत ही आसानी से इस चीज को बताया। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जो थॉमस अल्वा एडिसन थे, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, थॉमस अल्वा एडिसन, इन्होंने आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तकरीबन 10,000 बार, ठीक है, तकरीबन 10,000 बार इन्होंने बल्ब को जलाने का प्रयास किया। ठीक है, 10,000 बार कम से कम। लेकिन क्या उनको इतनी बार में कामयाबी मिली? नहीं। तो अगर कोई भी बल्ब जलाने का प्रयास करता तो ज्यादा से ज्यादा 1, 2, 10, 15 इतना ही, है ना, और वो उसको छोड़ के चला जाता। लेकिन उन्होंने जब 10,000 एक बार इसको ट्राई किया और बल्ब जल गया, तो आज लोग उन्हें लाइट के मतलब बल्ब के आविष्कारक के रूप में जानते हैं, है ना। तो वही बात है कि जो रास्ता हर कोई चुनता है, अगर दुनिया में 100 लोग हैं या फिर 1000 लोग हैं, उसमें से 999 लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं, अगर आप भी उसी रास्ते पे चलोगे तो सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। लेकिन जिस रास्ते पे आप अकेले चलोगे वहां चैलेंजेस होंगे, वहां कठिनाइयां होंगी, वहां परेशानियां होंगी, लेकिन आपके सक्सेस के चांसेस 99.99 बढ़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी उस पर काम करता ही नहीं है ना। तो वही चीज यहां पे बताई गई है, द रोड नॉट टेकन, इसके बारे में। ओके, थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिल गया होगा आपको, है ना बच्चों। चलो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। ठीक है, आइंस्टीन ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बॉम्बिंग हुई थी उसके बारे में क्या अपनी प्रतिक्रिया दी है, इसके बारे में आपको बताना है। तो चलो देख लेते हैं क्या प्रतिक्रिया दी है बच्चों। आइंस्टीन वाज डीपली डिस्टर्ब्ड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। आइंस्टीन हिरोशिमा और नागासाकी पर हुई बमबारी की विनाश को देखते हुए बहुत ही परेशान था। He also wrote a public letter to the United Nations proposing the information of a world government। ठीक है, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को एक सार्वजनिक पत्र भी लिखा जिसमें विश्व सरकार के गठन का प्रस्ताव उन्होंने दिया। Gradually he became more and more involved in politics and began to try bring about world peace। और वो धीरे धीरे करके विश्व राजनीति में, ठीक है, पहले तो अपने देश की राजनीति में और फिर धीरे धीरे करके विश्व राजनीति के जो मुद्दे हैं उसमें चलते चले गए और विश्व शांति लाने का उन्होंने प्रयास किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नो मैन आर फॉरिन, यानी कि क्या कहा गया है कि नो मैन आर फॉरेन इज एन एंटी वॉर पोयम, कमेंट कीजिए। ठीक है, यानी कि जो आपकी पोयम है नो मैन आर फॉरेन, ये क्या है, ये एक एंटी वॉर पोयम है। एंटी वॉर का मतलब एक युद्ध को विरोध करने वाली कविता है। तो इसका क्या मतलब है भाई, आ जाओ समझते हैं। देखो बच्चों, द पोयम नो मैन आर फॉरेनर स्प्रेड्स द मैसेज ऑफ पीस एंड यूनिटी बाय रिजेक्टिंग वॉर एंड हार्टेड। यानी कि आपकी जो कविता है बच्चों, इस कविता में युद्ध और घृणा इसको खत्म करके शांति और एकता का संदेश ये कविता फैलाती है। द पोइट हाईलाइट्स हाउ वॉर डिस्ट्रॉयज बोथ द ऑप्रेस्ड एंड ऑपरेशस। यानी कि इसमें कहा गया है कि जो क्या नाम है, ये जो कविता है ना, वो कहती है जो युद्ध होता है ना वो उत्पीड़न करने वालों को और जिसका उत्पीड़न होता है दोनों को नष्ट कर देता है। ठीक है, कैसे, ब्रिंगिंग सफरिंग, वो उन्हें दुख में डाल देता है, डिस्ट्रक्शन उनका विनाश करता है, पॉल्यूशन प्रदूषण करता है। इट एम्फसाइजेस दैट वॉर शुड एंड कंप्लीटली सो दैट ह्यूमैनिटी कैन थ्रिव इन हार्मनी। यानी कि इस कविता में यह संदेश दिया गया है कि युद्ध पूरी तरीके से समाप्त हो जानी चाहिए ताकि मानव जो है वो आसानी से अपने जीवन को जी सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन जियोग्राफी, व्हाट डिड काउंटी इंस्पेक्टर टू डू हेल्प हर। ठीक है, वो ज्योग्राफी में खराब अपना प्रदर्शन क्यों कर रही थी और जो काउंटी इंस्पेक्टर थे उन्होंने बेसिकली उसकी हेल्प कैसे करी, मार्गी की। ठीक है, तो दो क्वेश्चन है दरअसल, आ जाओ देख लेते हैं। देखो बच्चों, मार्गी वाज डूइंग पुअरली इन जियोग्राफी बिकॉज द मैकेनिकल टीचर्स जियोग्राफी एरिया वाज पेस्ड अ लिटिल टू फास्ट। मार्गी
भूगोल में खराब प्रदर्शन इसलिए कर रही थी क्योंकि मैकेनिकल टीचर का भूगोल का जो क्षेत्र था वो थोड़ा ज़्यादा तेज था, यानी कि वो थोड़ा तेजी से पढ़ाते थे। देयरफॉर इसीलिए आफ्टर सक्सेसिव टेस्ट शी वॉज अनेबल टू इम्प्रूव हर स्कोर्स। जब भी टेस्ट होते थे वो अपना सुधार करने में असमर्थ होती थी। द काउंटी इंस्पेक्टर, जो काउंटी इंस्पेक्टर थे, शो द मैकेनिकल टीचर्स ज्योग्राफी एरिया टू द एवरेज 10 ईयर लेवल। यानी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर थे उन्होंने मैकेनिकल टीचर के भूगोल क्षेत्र को औसत 10 साल के स्तर पर धीमा कर दिया। ही ऑल्सो टोल्ड मिस जोन्स दैट मार्गीज ओवरऑल प्रोग्रेस पैटर्न वाज सेटिस्फैक्ट्री। यानी कि इन्होंने श्रीमती जोन्स को ये भी समझा दिया कि मार्गी की जो समग्र प्रति है वो एक तरीके से थोड़ी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से ठीक ही ठाक है ना, ये चीज़ें थी। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने दो तरीके से, एक तो ज्योग्राफी के टीचर और उनकी माँ को समझाया। ओके, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, काफी इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, देखो, वाई वॉज द होली मैन, होली मैन का मतलब हो गया कोई संत, ठीक है, हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग्स सरप्राइज्ड। यानी कि जब उस संत ने संतोष की माँ को, यानी कि दादी के लीजिए एक तरीके से, ब्लेसिंग दी तो वो सरप्राइज हो गए। ठीक है, वो सरप्राइज हो गया। क्यों हो गए वो संत सरप्राइज, आइए इसकी रीजन को समझते हैं। देखो, द होली मैन वॉज सरप्राइज्ड बिकॉज, वो इसलिए आश्चर्य होगा, इसलिए सरप्राइज हो गया क्योंकि लाइक मोस्ट ऑफ द फैमिली इन विलेज ही एक्सपेक्टेड देम टू विश फॉर द बर्थ ऑफ अ सन। ठीक है, जब हम किसी संत के पैर छूते हैं तो ज़्यादातर गांव के लोग क्या सोचते हैं कि संत महात्मा जी हमें ये आशीर्वाद दीजिए कि हमारे घर में बेटा पैदा हो। हाउएवर, लेकिन संतोष ग्रैंड मदर डेस्पाइट बीइंग पार्ट ऑफ ए कंजर्वेटिव फैमिली, वो ऐसी फैमिली की सोच नहीं रखती थी। उन्होंने आशीर्वाद लेते हुए क्या बोला, विश्ड फॉर अ ग्रैंड डॉटर, हमें एक पोती होने का वो दीजिए, क्या बोलते हैं, आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, एज देयर वर ऑलरेडी 5 बॉयज इन द फैमिली, क्योंकि मेरी फैमिली में ऑलरेडी 5 लड़के हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि एक बच्ची हो जाए। दिस विश फॉर अ डॉटर वाज अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, संत के लिए ये एक अनएक्सपेक्टेड विश थी एंड वेंट अगेंस्ट द यूजुअल ट्रेडिशनल डिजायर इन देयर कम्युनिटी। ठीक है, जो ट्रेडिशनल डिजायर होते हैं ना, वो उसके हिसाब से भी थोड़ा अलग था, इसीलिए जो होली मैन थे, जो संत थे, वो सरप्राइज हो गए थे। ओके, चलिए एक आखिरी क्वेश्चन है जो कि हमारा पोयम से रहने वाला है। पोयम है आपकी अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। तो राइट द स्टोरी ऑफ अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इन अबाउट 10 सेंटेंसेस। तो 10 सेंटेंस के अंदर आपको आपकी जो स्टोरी है इसके बारे में लिखना है। ठीक है, आपकी जो पोयम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। तो आइए 10 सेंटेंस के अंदर तो इसको देखेंगे हम। हाँ देखो, बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखो, दिस पोयम टेल्स द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड वुमेन। ठीक है, ये जो पोयम है, ये कविता एक बूढ़ी औरत की कहानी को बताती है। हु डेस्पाइट बीइंग आस्क्ड बाय सेंट पीटर फॉर सम फूड रिफ्यूज टू शेयर इवन अ स्मॉल पीस ऑफ केक। ठीक है, ये कहानी एक बूढ़ी औरत की कहानी है जो सेंट पीटर के द्वारा कुछ खाने के लिए कहे जाने के बावजूद केक का छोटा सा टुकड़ा भी साझा करने से इनकार कर देती है। हर ग्रीड एंड सेल्फनेस एंगर्स सेंट पीटर। ठीक है, जो लालच और स्वार्थ है, ये सेंट पीटर को नाराज कर देता है। हु क्रिश हर टू लाइव एज ए वुड पैकर, जो कि उसे एक क्या बोलते हैं, एक होता ना कि श्राप वगैरह दे देना, इस तरीके से उसको ऐसा देता है। सी इज कॉन्डेमेंड दी बोर इन टू ट्रीज फॉर फूड जस्ट एज शी हैड रिफ्यूज टू ऑफर फूड टू अ सेंट। ठीक है, उसने भोजन के लिए पेड़ों में छेद करने की सजा दी, ठीक वैसे ही उसने एक संत को भोजन देने से इनकार कर दिया। हर क्लोथ आर बर्न्ड लीविंग ओनली अ कैप and she flies out through the chimney as a bird. From that day, she continues to peek at wood for survival. ठीक है, उसने कपड़े जला दिए, केवल एक टोपी बचा ली और वह एक पक्षी के रूप में चिमनी से बाहर उड़ जाती है। उस दिन से
वह जीवित रहने के लिए लकड़ी पर चोंच मारती रहती। ठीक है, तो श्राप दे दिया था उसको और अब वो बस वही बन गई थी, है ना। तो इस तरीके से आपके 8वें क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन थे, आपके टोटल 7 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, सब मैंने आपको समझा दिया आपकी फर्स्ट वाली बुक से। अब आता है हमारी सेकंड वाले बुक के क्वेश्चन का नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, पेपर के अंदर क्या होगा, पेपर के अंदर आपसे पूछे जाएंगे 3-3 नंबर के। ठीक है, 3-3 नंबर के बेसिकली 2 क्वेश्चन। वैसे देखो होंगे तो 3 क्वेश्चन, आंसर आपको किन्हीं 2 के करने होंगे। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया है बच्चों, मैंने आपको 3 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन दिए हैं, यानी कि एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ताकि आपकी प्रैक्टिस और बहुत बढ़िया हो जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन 40 to 50 वर्ड्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाई इज द ऑथर डीपली embarrassed the next day in school? Which words show his fear and insecurity? A house is not a home. ठीक है, यानी कि आपका ये जो चैप्टर है, इसके हिसाब से आपको बताना है कि अगले दिन स्कूल में लेखक को शर्मिंदगी क्यों महसूस हुई और वो कौन से शब्द हैं जो उसकी इनसिक्योरिटी को बताते हैं। ठीक है, तो क्यों शर्मिंदगी महसूस हुई, तो देखो, द ऑथर इज डीपली embarrassed the next day at school because he is improperly dressed, यानी कि उसने जो था कपड़े सही तरीके से नहीं पहने थे। ठीक है, improperly dressed, अच्छे से कपड़े नहीं पहने। wearing his aunt's tennis shoes, और उसने क्या कर रखा था, अपनी चाची के जो टेनिस शूज थे वो स्कूल शूज के रूप में पहन के आ गया, इंस्टेड ऑफ हिज स्कूल शूज, अपने स्कूल शूज के अलावा। ठीक है, एंड हैज़ नो बुक्स और होमवर्क, और आज वो किताब भी नहीं लाया और अपने उसने होमवर्क भी नहीं किया। ही फील्स एलिनेटेड, यानी कि उसे होता ना कि सबसे अलग थलग महसूस हुआ। एज इफ एवरीथिंग ही वंस फाउंड फेमिलियर एंड कंफर्टिंग, हिज स्कूल, हिज फ्रेंड्स, हिज होम एंड इवन हिज कैट हैज़ बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम। ठीक है, जब वो अपने चाची की टेनिस के जूते पहन के गया, ठीक है, और सबसे अलग थलग रहा था, तो ऐसे मानो कि कोई भी उसके आसपास नहीं आ रहा था। ठीक है, उसका स्कूल, उसके दोस्त, उसके घर, और यहाँ तक कि उसकी बिल्ली भी उसको पहचान नहीं पा रही थी या फिर छीन ली गई थी। ठीक है, हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी आर शो इन दी लाइन्स, तो उसकी जो इनसिक्योरिटी है, जो उसका डर है, वो इन लाइन में बताया गया। दीज वर्ड्स रिफ्लेक्ट हिज फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन एंड एंग्जाइटी, ये शब्द उसके अलगाव और चिंता की भावना को दर्शाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये लिखना था। ओके बच्चों, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वर द ड्रॉप्स ऑफ द रेन एक्चुअली? ठीक है, यानी कि क्या बताना है बच्चों आपको कि बारिश की बूंदें असल में क्या थी। वाई डिड दे फेल, वो क्यों गिरी। राइट और आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको बताना है बारिश की बूंदें असलियत में क्या थी और वे गिरी क्यों थी। तो देखो बच्चों, द ड्रॉप्स ऑफ रेन वर एक्चुअली टीयर्स फ्रॉम हैप्पी प्रिंस शेफियर आइज। ठीक है, वो बारिश की बूंदें क्या थी, बारिश की बूंदें हैप्पी प्रिंस की चमकदार नीलम कोमल प्यारी आंखों से निकले आंसू थे। ये आंसू क्यों गिरे? These tears fell because the prince was deeply moved by the suffering and poverty he saw in city. ठीक है, वो क्यों गिरे? क्योंकि क्या नाम है, उसने शहर में देखा कि पीड़ा और गरीबी बहुत ज्यादा फैली हुई है। Having never experienced sorrow in his life, जो कि उसने आज तक ऐसी अनुभव अपने जिंदगी में कभी नहीं किया था। His eyes filled with tears as he witnessed the misery of the people. उसके जो आंसू थे वो इस बात का सबूत थे कि लोग कितने ज्यादा दुखी हैं, गरीब लोग स्पेशली। ठीक है, तो क्या है रेनी ड्रॉप? उसके आंसू प्रिंस हैप्पी प्रिंस के, और क्यों है तो ये चीजें थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गिव ए करेक्ट स्केच ऑफ ग्रैंडफादर, राइट योर आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एडवेंचर ऑफ टोटो। तो टोटो के जो आपका चैप्टर है एडवेंचर ऑफ
तो इसके माध्यम से ग्रैंडफादर का जो कैरेक्टर स्केच है वो आपको यहाँ पे बनाना है। तो आइए देखेंगे। द नरेटर्स ग्रैंडफादर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। जो कथावाचक है ना, इसके दादा को जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार था, वो जानवरों के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। ही लव्ड एनिमल्स सो मच, वो जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, दैट ही बिल्ट अ प्राइवेट जू, और इसीलिए उन्होंने अपना एक प्राइवेट चिड़ियाघर भी बना रखा था। चिड़ियाघर में तो चिड़िया मतलब बहुत सारे जानवर होते हैं, इन्होंने अपना प्राइवेट चिड़ियाघर बना रखा था। ही डिड नॉट माइंड स्पेंडिंग मनी टू बाय एनिमल्स एंड बर्ड्स, इवन थ्रू दिस बिहेवियर कैरिड द रिस्क ऑफ एंग्रिंग हिज वाइफ। उसे इस बात से कोई भी चिंता नहीं होती थी, वो इसकी परवाह नहीं करता था कि पैसा कितना खर्च हो रहा है वो एनिमल्स को, बर्ड्स को खरीदने में, ठीक है। और साथ ही वो इस बात से भी नहीं डरता था कि उसकी वाइफ गुस्सा करेगी। लेकिन हाँ, वो हमेशा ये चीज़ जरूर करता था कि मतलब दादा ये जरूर करते थे कि वो उसकी जो वाइफ है ना उसको पता ना चले कभी, बस इस बात से डर लगता था। ही हैड एन एडमायरिंग व्यू ऑफ एनिमल्स, उसकी जानवरों के प्रति जो दृष्टिकोण था वो प्रशंसा वाला था एक तरीके से। विच इज वाई ही बिलीव्ड दैट टेल्स इनहेंस द गुड लुक्स ऑफ एनी पर्सन, ठीक है। जो कि यही वजह है कि उनका मानना था कि पूंछ किसी भी व्यक्ति के अच्छे रूप को निखारती है। उनका एक मानना था, ये उनका एक बिलीव था कि पूंछ है ना वो किसी भी एक व्यक्ति के लुक को निखार देती है ठीक है। चलो एक आखिरी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई डज द लोस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर, ठीक है। तो क्या बताना है बच्चों कि जो बच्चा था, ठीक है, उसने उन चीज़ों में रुचि क्यों खत्म कर दी, रुचि क्यों खो दी, या फिर रुचि क्यों नहीं रही जो उसे खोने से पहले चाहिए थी, ठीक है। तो लिखेंगे द लोस्ट चाइल्ड लोस्ट इंटरेस्ट इन द थिंग्स ही वांटेड बिफोर, यानी कि खोने से पहले जो चीजें उसके इंटरेस्ट की थी अब उसका वो इंटरेस्ट उसमें लोस्ट हो गया, खो गया। क्यों? ही वॉज नर्वस अबाउट बींग सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, वो डर गया, घबरा गया कि वो अपने माता पिता से अलग हो गया। नाउ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द थिंग ही जस्ट वांटेड टू मीट देम, वो चाहता था कि बस मुझे मेरे मम्मी पापा मिल जाए। All the things that attracted him at the fair no longer tempted him, and the only thing that mattered now was finding his parents. अब उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी था कि बस उसे उसके पिताजी माताजी मिल जाए, ठीक है। उसे कोई भी वस्तु नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, जो भी उसकी मीठी में प्यारी चीज़ें थी, मिठाई खिलौना वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, बस मम्मी पापा चाहिए उसको, है ना, ये चीज़ें थी। तो बच्चों इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना था और मैंने आपको अच्छे से समझा भी दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 10th, बड़े ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार पेपर में आया ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या करना है कि आपको किसी एक का आंसर करना है दोनों में से। तो ए वाला क्या कहता है, कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट द एटमॉस्फेयर इन एंड अराउंड द बुद्धनाथ श्राइन विद दैट द पशुपतिनाथ टेम्पल। तो देखिए, एक है बौद्धनाथ मंदिर और एक है हमारा पशुपति नाथ मंदिर। तो इनके आसपास का वातावरण, इसका आपको यहाँ पे क्या करना है, तुलना करनी है, ठीक है। तो चलिए तुलना करते हैं। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा आंसर है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। देखो क्या है, द एटमॉस्फेयर अराउंड द पशुपति नाथ टेम्पल एंड द बुद्धनाथ श्राइन इज स्ट्रिंगली डिफरेंट। क्या था बच्चों, इन दोनों ही मंदिरों का जो माहौल था वो आपस में थोड़ा अलग था। कैसे? द पशुपतिनाथ टेम्पल स्केर्ड टू हिंदूज, ठीक है, हिंदुओं के लिए पवित्र था पशुपतिनाथ मंदिर। इज शुअटिक, यानी कि एक तरीके से अव्यवस्थित था। विद अ लार्ज नंबर ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड वर्शिपर्स क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है। हिंदुओं के लिए जो पवित्र पशुपतिनाथ मंदिर है वहाँ का वातावरण थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था, बिगड़ा इन द सेंस कि स्थिर नहीं था। कैसे? वहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु जमा हो रखे थे, ठीक है, और वो किन्हीं तरीके से अपनी पूजाएं किए जा रहे थे। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके अलावा इसकी तुलना में बुद्धनाथ श्राइन अ बुद्धिस्ट साइट ऑफर्स अ पीसफुल
एंड ट्रैंक्विल इन्वायरमेंट। जो जो बौद्धनाथ मंदिर है वो एक शांतिपूर्ण और शांत वातावरण प्रदान करता है। ठीक है। द लेक ऑफ अ क्राउड इनसाइड द बुद्धनाथ श्राइन एंड द ओवरऑल सेरेनिटी प्रेजेंट देयर स्टैंड्स इन शार्प कॉन्ट्रास्ट द फ्रेंटिक एनर्जी ऑफ द पशुपतिनाथ टेम्पल। ठीक है। बौद्धनाथ मंदिर के अंदर भीड़ की कमी, वहां मौजूद समग्र शांति पशुपतिनाथ मंदिर की उन्मत्त ऊर्जा के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि पशुपतिनाथ मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ थी। द ऑथर डिस्क्राइब्स द बुद्धनाथ श्राइन एज अ हेवन ऑफ स्टिलनेस एक्सपेक्टिंग इट्स calm amidst the hustle of the stress। लेखक ने बौद्धनाथ मंदिर को शांति का आश्रय बताया और सड़कों की हलचल के बीच इसे शांति की सराहना दी है। सड़कों पे बहुत सारी हलचल है लेकिन इस मंदिर में बहुत ही ज्यादा शांति है। तो ये डिफरेंस है बच्चों पशुपतिनाथ टेम्पल और जो बुद्धनाथ श्राइन है जो मंदिर है उसके बीच में। ठीक है, पशुपतिनाथ और बुद्धनाथ श्राइन। चलिए अगला देखेंगे। तो 8वां मतलब 10वें का बी आ जाता है। व्हाट वाज कीजियास फादर रूटीन। ठीक है, देखिए 3 क्वेश्चन इसमें है दरअसल। एक तो कीजिया के पिता की दिनचर्या क्या थी, बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, ऑन संडेज। ठीक है, तो कीजिया के फादर का जो रूटीन है वो ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस से आने के बाद और संडे को 3 दिन का बताना है। इन व्हाट वे डिड केजियास ग्रैंड मदर इनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर। ठीक है, कीजिया की दादी ने कीजिया के पिता के बारे में उसको और जानने के लिए किस तरीके से बढ़ावा दिया, इनकरेज किया कीजिया को कि तुम ऐसे करके अपने पिता के बारे में और अच्छा समझ सकती हो, उनको जान सकती हो। ठीक है, तो पहले रूटीन की बात करेंगे। देखो रूटीन में बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस कीजिया के पिता के बारे में, तो ही वुड ब्रीफली विजिट केजियास रूम एंड गिव हर अ कैजुअल किस, यानी कि वो आते, ठीक है, ऑफिस जाने से पहले, और एक होता है ना कि औपचारिकता निभाना या फिर प्रेम दर्शाना, तो उसके लिए केजिया के फोरहेड पे किस करके चले जाते। ठीक है, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, जब ऑफिस से आते, ही वुड रिलैक्स इन अ ड्राइंग रूम एंड ऑर्डर टी, आस्क फॉर न्यूज़पेपर, स्लीपर्स एंड हैव केजियास रिमूव हिज बूट्स। ठीक है, जैसे वो ऑफिस से आते तो वो रिलैक्स करने के लिए कहाँ चले जाते, ड्राइंग रूम में चले जाते और ऑर्डर देते कि मेरे लिए जाओ चाय लेके आओ और मुझे न्यूज़पेपर दो, और कीजिया से कहते हैं कि मेरी चप्पलें साइड में रख दो या फिर उतार दो, जो बूट्स होते हैं। संडे की बात करें तो ही वुड लाई ऑन द सोफा, संडे को पूरे दिन सोफे पे पड़े रहते, कवर इज फेस विद हैंड क्या नाम है हैंडकरचीफ एंड स्लीप विद हिज फीट ऑन दी कुशन। तो बेसिकली वो बेड पे और उस पे सोफे पे पड़े रहते अपने फेस को कवर करके और ऐसे ही बस पड़े रहते। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, केजियास ग्रैंड मदर इनकरेज्ड हर, कीजिया को इनकरेज किया, बढ़ावा दिया, टू गेट क्लोजर टू हर फादर बाय सजेस्टिंग दैट शी टॉक टू हिम ऑन संडेज। ठीक है, क्या उन्होंने बढ़ावा दिया कि तुम्हारे पिता को अगर तुम्हें ढंग से जानना है तो तुम उनसे संडे को बात करो। शी ऑल्सो आस्क्ड कीजिया टू मेक स्पेशल गिफ्ट अ पिन कुशन। ठीक है, उसके पिता को पिन कुशन अच्छा लगता था, आउट ऑफ येलो सिल्क, फॉर हिज बर्थडे टू शो हर लव एंड एप्रिशिएशन। उसके बर्थडे के लिए ये बनाए। ठीक है, संडे को बात करें, बर्थडे को पिन कुशन बनाए, बस इस तरीके से अपने पिता को और अच्छे से जान सकती है दादी के हिसाब से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे बच्चों 2 आपके, जो कि मुझे लगा आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो मैंने यहाँ पे लिए और आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। 11 कहता है कि आंसर एनी वन क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। देखिए क्या कहा गया है। ओके, तो चलिए बच्चों एक एक क्वेश्चन को एकदम बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आसानी से समझा दूंगा। ठीक है ना, चिंता मत करो। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ड्यूरिंग देयर कन्वर्सेशन लुक्सकॉफ रिवील्स दैट सार्गीस कुक ओल्गा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव चेंज इन हिम। यानी कि बातचीत के दौरान लुक्सकॉफ ये बताता है कि सर्गी का जो रसोइया है ओल्गा,
वो उसके अंदर पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक जो चेंजेस है उसके लिए जिम्मेदार है। तो हाउ हैज ओल्गा सेव्ड लुश्कोव एंड हाउ डिड ओल्गा चेंज लुश्कोव? पहले सेव्ड कैसे किया उसको, बचाया कैसे, ठीक है, पॉजिटिव चेंज कैसे किए, ये चीजें आपको बतानी है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं इस तरीके से। देखो आंसर ऐसे लिखना है, सार्गी डिड नॉट मीट लुश्कोव फॉर 2 years। लगभग 2 सालों से सार्गी जो था वो लुश्कोव से नहीं मिला। वन डे ही शो लुश्कोव एट द टिकट विंडो ऑफ थिएटर बाइंग अ टिकट। एक दिन उसने लुश्कोव को एक थिएटर की टिकट खिड़की पर टिकट खरीदते हुए देखा। ही वॉज ड्रेस्ड इन अ कोट विद अ क्रूली फोर कलर एंड सेल्सकिन कैप। ठीक है, उसने घुंघराले फर कॉलर वाले कोट को स्लिन की टोपी पहने हुए देखा। सार्गी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड हिम, और सार्गी ने उसे तुरंत पहचान लिया। लुश्कोव टोल्ड सार्गी दैट ही वाज नाउ अ नोटरी अर्निंग 30-50 रूबल्स अ मंथ। ठीक है, तो सर्गे ने तुरंत पहचान लिया तो रोका। तो लुश्कोव ने सर्गेई को बताया कि अब वो एक नोटरी है, ठीक है, जो महीने में तकरीबन 35 रूबल के आसपास कमा लेता है। सर्गी वॉज हैप्पी टू हियर दिस एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर स्टैंडिंग ऑन हिज ऑन फीट। ठीक है, सर्गी ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया लुश्कोव को कि भाई अच्छी बात है यार, तुम अपने पैरों पे खड़े हो गए हो, अब तो अच्छी बात है, नोटरी बन गए हो तुम तो। एट दिस पॉइंट, इस समय लुश्कोव शेयर्ड द ट्रूथ विद सार्गी, और इसी समय उसने एक सच बताया सार्गी को। क्या बताया? ही एक्सप्लेन्ड दैट हिज सक्सेस वाज नॉट ड्यू टू सार्गी बट टू हिज मेडसमेंट ओल्गा। ठीक है, मेड सर्वेंट ओल्गा, यानी कि क्या नाम है, सर्गी को जो पता चला कि वो पैरों पे खड़ा हो गया तो बधाई वगैरह दी। इसी बिंदु पर, इसी समय लुश्कोव ने सर्गी को असली सच्चाई बताई। लुश्कोव ने सर्गी को समझाया कि उसकी सफलता सर्गी की वजह से नहीं, बल्कि उसकी जो नौकरानी है ओल्गा, ठीक है, या फिर नौकर है उसका जो ओल्गा, उसकी वजह से है। When he come to Sergei's house to chop wood, he was took weak and inexperienced to do work। ठीक है, इस बिंदु क्या नाम है, जब वह लकड़ी काटने के लिए सर्गी के घर आया तो वह काम करने के लिए बहुत कमजोर और अनुभवहीन था। ओल्गा टुक पिटी ऑन हिम एंड डिड द चॉपिंग फॉर हिम। ठीक है, ओल्गा जो था, ओल्गा ने उस पर दया दिखाई और उसके लिए लकड़ी काट दी। लुश्कोव कन्फेस्ड दैट ही नेवर चॉप्ड अ सिंगल स्टिक हिमसेल्फ, इट वाज ऑल ओल्गास डूइंग। ठीक है, उसके दयालुता ने उसे बदल दिया। उसे क्या बोलते हैं, लुश्कोव ने यह कबूल किया कि उसने कभी खुद एक लकड़ी नहीं काटी, ये सब उसके ओल्गा का ही काम है। हर काइंडनेस ट्रांसफॉर्म्ड हिम, उसकी जो काइंडनेस है, उसकी ईमानदारी, उसकी दयालुता ने उसे बदल दिया। हेल्पिंग हिम क्वाइट ड्रिंकिंग एंड इंकरेजिंग हिम टू अर्न एंड लिविंग थ्रू हॉनेस्ट वर्क। ओल्गा की इसी दयालुता के भाव ने मेरे अंदर चेंजेस की मुझे बढ़ावा दिया कि मुझे काम करके कमाना चाहिए। ठीक है, इन दिस वे ओल्गा's compassion had a profound impact on लुश्कोव लाइफ। ठीक है, ओल्गा की करुणा ने लुश्कोव के जीवन पे गहरा प्रभाव डाला। ठीक है, और भी एक आधा पॉइंट है बच्चों, आप यहां से इसको देख सकते हो। मेनली जो आपका आंसर था वो यहाँ पे पूरा हो चुका है, और आप चाहो तो इसे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे आखिरी वाले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है। ठीक है, कि ईश्वरान वाज ए मास्टर स्टोरी टेलर, डिस्क्राइब द अमेजिंग कैपेसिटी ऑफ नरेटिंग स्टोरीज एंड एंसीडोट्स। ठीक है, क्या बताना है आपको, ईश्वरान जो है वो एक कुशल कहानीकार थे। कहानियों और किस्सों को सुनाने की उनकी जो क्षमता थी वो बहुत ही अद्भुत थी। तो उसी को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके समझाना है। ठीक है, तो आओ बच्चों अच्छे से समझते हैं। पहले ना इसे मैं अंडरलाइन कर दूं एक बार, तो इससे क्या होगा कि आपका जो फोकस है वो एकदम यही बना रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो बच्चों। देखो, ईश्वरान इज ए फैसिनेटिंग स्टोरी टेलर हु कैन वीव एंडलेस स्टोरी एंड टेल्स। ठीक है, जो ईश्वरान है बच्चों, वो क्या है, वो एक बहुत ही आकर्षक कहानीकार है जो अनगिनत कहानियां और किस्से सुना सकता है, बना सकता है।
ही एक्वायर्ड दिस टैलेंट, उससे ये टैलेंट कहां से मिला? बाय रीडिंग तमिल थ्रिल्स, ठीक है, तमिल जो थ्रिल्स हैं उसको पढ़ने से उसे ये हुनर मिला। ही वुड रीड दीज नोवेल्स एवरी डे आफ्टर लंच एंड नरेट देम टू हिज मास्टर इन हिज स्पेयर टाइम, ठीक है, जब भी उसे टाइम मिलता तो वो उस इन नोवेल्स को पढ़ता एवरी डे एंड लंच के टाइम पे, और फिर नरेट करता अपने मास्टर को सुनाने के लिए जब खाली टाइम होता। ही वुड ऑलवेज एड मिस्ट्री एंड सरप्राइज टू इवन द स्मॉलेस्ट इवेंट एंड कुड क्रिएट काउंटलेस स्टोरीज ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। उसको आप एक छोटा सा सब्जेक्ट दे दो, वो उसी स्मॉल इवेंट से बहुत बड़ी उसमें मिस्ट्री भी जोड़ देगा, उसमें सरप्राइज भी जोड़ देगा और अनगिनत कहानियों को वो बना सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट पे। He would use facial and body gesture to add interest to the story। जब वो स्टोरी को, कहानी को किसी को बता रहा होता है तो वो अपने फेस के एक्सप्रेशन, बॉडी का जेस्चर, जो जेस्चर होता है, पोस्चर होता है, उसके माध्यम से स्टोरी में एक अलग ही इंटरेस्ट जगा देता है। He would raise his eyebrows, wave his hands and jump around imitating the characters in his stories। वो कैरेक्टर जो स्टोरी होती है ना उसको ढंग से समझाने के लिए आईब्रोज को ऊंचा करता है, अपने हाथों को हवा में हिलाता है और जंप भी कर जाता है कई बार तो। ही वुड नरेट द स्टोरी इंस्टॉलमेंट्स एंड डिलिबरेटली लीव इट इनकम्प्लीट इन द मिडल, ठीक है, तो वो क्या करता, वो कहानी को किस्तों में सुनाता जानबूझ के, ठीक है, अधूरा छोड़ देता जानबूझ के, क्योंकि जब अधूरी कहानी रह जाती है ना तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी जागती है कि पूरी कहानी क्या थी, पूरी कहानी जाननी है हमें, है ना, इस तरीके से। ऑन कमिंग बैक ही वुड नॉट पिक इट अप इमीडिएटली अंटिल रिमाइंड बाय इट्स लिसनर, ठीक है, और वो अपनी कहानी को तब तक आगे नहीं बढ़ाता जब तक कि लिसनर, सुनने वाला, वो उसे खुद नहीं बताता कि हमने कल कहां पे छोड़ी थी, लास्ट टाइम कहां पे छोड़ी थी, ठीक है। ही वुड नरेट अ न्यू स्टोरी एवरी डे एंड फिल इट विद थ्रिल। वो हर दिन एक नई कहानी बनाता और एक थ्रिल, एक मिस्ट्री उसमें जोड़ देता, सरप्राइज जोड़ देता, और एंड सस्पेंस, थर्स एंटरटेनिंग महेंद्रा लाइक टेलीविजन डज। महेंद्र, जो महेंद्र था, जैसे उसे टेलीविजन जो है ना ज़्यादा पसंद था, उससे उसका एंटरटेन होता था, उससे भी अच्छा एंटरटेनमेंट ये करता था ईश्वरान उसको स्टोरी सुना के, जो कि उसका सर्वेंट था, ठीक है। तो ये था बच्चों, ईश्वरान वाज ए स्टोरी टेलर। कैसे है तो वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस वीडियो में क्लास 9th के, ठीक है ना, अपने इंग्लिश के फाइनल के एग्जाम के लिए, एनुअल एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट जो सैंपल पेपर है, इसको सॉल्यूशन को समझ लिया है। और आशा करता हूं बच्चों कि इस वीडियो में, इस पार्ट 2 के सेशन में हमने जो लिटरेचर वाला पार्ट अपना डिस्कस किया है, इस लिटरेचर वाले पार्ट की आपकी जो प्रैक्टिस है, आपकी जो प्रिपरेशन है, इवन बिहाइवर मोमेंट्स की किताब के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते हैं, उसका यहाँ पे अच्छे से आपका रिवीजन हो गया होगा, है ना बच्चों। अगर वाकई में आपको हेल्प हुई एग्जाम में, एग्जाम की तैयारी में, तो सारे बच्चे एक बार कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके लाइक करिएगा बच्चों, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि आपकी वजह से वो भी तैयारी कर सकें, ठीक है। तो चलो बच्चों, अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अगले सेशन में। ये तो अभी पहला पेपर हुआ है, इसके अलावा अभी मैंने आपसे क्या बताया था शुरुआत में कि आपको हम कम से कम 8 से 9 सैंपल पेपर और करवाएंगे। तो अभी कुछ ही टाइम के अंदर आपके लिए और वीडियोज आएंगे सैंपल पेपर की। तो ये रही आई बटन में उस प्लेलिस्ट का लिंक जिसमें सारे सैंपल पेपर की वीडियोज मिल जाएंगे, तो देख लेना कोई वीडियो मिस हो जाए, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।